नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, दोपहर की इस डिबेट में अक्सर हम उन ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं जो आपको, हमको, सबको उद्वेलित करते हैं। ये मुद्दे जो हमारी रोजाना की जिंदगी से जुड़े हैं, हमारे आज से जुड़े हैं, हमारे आने वाले कल से भी जुड़े हैं। ये हमारे बच्चों के भविष्य से भी जुड़े हैं और शायद कहीं ना कहीं इस देश भारत के भविष्य से भी जुड़े हैं। आज इन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दा कि इंडिया वर्सेस एनडीए, अब चारों तरफ उसकी चर्चा है। हालांकि कुछ ऐसे स्वर भी निकल कर आ रहे हैं जिनमें लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं एक रूपता नहीं है। बहुत सारे लोग राजनीति में रूलिंग पार्टी से भी वो कह रहे हैं कि यहां परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई हैं कि शहर बसा नहीं और उजड़ने की बारी आ गई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फूफा जल्दी नाराज होके चले गए। वो शायद इशारा उनका नीतीश बाबू और लालू की ओर है कि वो वहां पर थे ही नहीं और उनकी बात सुनी नहीं गई। शायद वो संयोजक बनना चाहते थे और उनको वहां पर वो डिक्लेरेशन नहीं आता है। लेकिन अक्सर हम ये बात करते हैं कि विपक्ष की एकता के अंदर जो दरारें हैं, लेकिन दरारें तो एनडीए में भी हैं, लेकिन उससे बड़ी दरारें बीजेपी के अंदर हैं जिनकी अक्सर चर्चा नहीं होती। उनमें से एक दरार मैं आज, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो दरार क्या है? रविवार को एक बीजेपी की मीटिंग थी जयपुर के अंदर और उसमें नड्डा साहब उसको हेड कर रहे थे और वहां वसुंधरा राजे और राजस्थान के सब लोग बैठे हुए थे। ये बीजेपी की अंदर की कलह की बात कर रहा हूं कि वो भी मुक्त नहीं है। मीटिंग स्टार्ट होती है, 3-4 मिनट गुजरते हैं और वसुंधरा को एक फोन आता है और वो उठकर बाहर चली जाती हैं और 25 मिनट तक वो फोन पर बाहर जाके बात करती हैं और वो अंदर रूम में नहीं आती हैं। अब ये चर्चा का विषय हो गया कि किसका फोन था, वो ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण फोन था जिसको सुनने के बाद वो मीटिंग छोड़ के चली गई। और अगले कई मिनट उस मीटिंग में सिर्फ इस बात पे चर्चा होती रही कि वसुंधरा उठ के क्यों गई, और कोई खुलासा नहीं हुआ किसका फोन था, कौन व्यक्ति था, ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज थी कि वो 25 मिनट को बाहर चली गई और लगातार फोन पर बात करती चली। तो बीजेपी के अंदर भी दरारें कम नहीं है। कोई ये ना समझे कि विपक्ष की दरारें हम खोजने के लिए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत कुछ ऐसी कलह चल रही है। तो इंडिया वर्सेस एनडीए पर हाँ, विपक्ष ने मोदी के सामने एक चेहरा दे दिया। मोदी जी बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे, हमें एक चेहरा दो, मैं किससे लड़ूंगा, कौन है वो चेहरा। तो चेहरा आ गया सामने, चेहरे का नाम है इंडिया। अब इंडिया से परेशानी है तो कहां जाएंगे? कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया से परेशानी है तो पाकिस्तान चले जाओ। तो अलग अलग मीम्स बनने शुरू हो गए हैं। इसी विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत सारे प्रबुद्ध विद्वान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं गुजरात से गिरीश भाई जोशी जी, एडिटर मरीन लाइंस। बहुत बहुत स्वागत है। वैसे मरीन लाइंस तो मुंबई में है सर, और एक मरीना मद्रास में भी है, पर आप नहीं, बहुत जल्द आ जाएगा गुजरात में। गुजरात में आ जाएगा बहुत जल्द। हाँ जी, मरीन लाइंस आप गुजरात से लेके आ रहे हैं तो स्वागत है आपका। हमारे साथ है डॉक्टर अनिल जैन जी जो कि दिल्ली से जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। जैन सर। हमारे साथ है मध्य प्रदेश से महाविद्वान राकेश अचल जी, और उनको अभी एक पुरस्कार मिला है, उसको प्राप्त करने जा रहे हैं। कुर्बान अली साहब उनको देंगे। सर बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं हिमाचल की देवभूमि से बहुत ही वेटरन वरिष्ठ धर्म प्रकाश गुप्ता जी। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज मैं धर्म प्रकाश गुप्ता जी आपके पास ही आता हूं और आपकी टिप्पणी लेता हूं। और जो भारत में अभी जो चल रहा है एनडीए वर्सेस इंडिया, और फिर थोड़ी बहुत नाराजगियां भी सामने आ रही हैं, पता नहीं कितनी सच्ची हैं, कितनी झूठी हैं, कितनी फैलाई जा रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो काम वही है कि कुछ ना कुछ एक अफवाहें फैलाते रहो। आप राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं धर्म प्रकाश जी, आप इस पूरे परिदृश्य को, उभरते हुए समीकरणों को किस नजर से देखते हैं दर्शकों के लिए? धर्म प्रकाश जी। जी बोरा साहब, नमस्कार आपको भी और सभी दर्शकों को भी। जो
आपने जिस तरह से भूमिका शुरू की कि अब जो है अपोजिशन पार्टीज ने इंडिया का नाम दे दिया है, और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश में देश के सिंबल्स को, देश के स्वाभिमान को जो है मुद्दा बना के अपनी राजनीति कर रही थी, तो उसका करारा जवाब जो है अपोजिशन ने दिया है इंडिया के नाम से। अब वो इंडिया के नाम से उनको परेशानी तो होगी, वो जरूर होगी, क्योंकि वो जो मर्जी कहते रहें कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, या ये तो बिखरे हुए राजनीतिक दल हैं, या ये तो जो है विरोध में खड़े हुए राजनीतिक दल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है जिस तरह से अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने एक मैच्योरिटी दिखाई है, और एक लगातार जो है काफ़ी महीनों का प्रयास जो चल रहा था उसको उन्होंने फलीभूत किया है। और आगे आने वाले समय में भी जो है जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने कहा कि हम जल्द ही महाराष्ट्र में एक मीटिंग करेंगे और आगे का जो है हम कार्यक्रम तय करेंगे। तो ये चुनौती जो है मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी चुनौती है, और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी है इससे थोड़े से विचलित तो जरूर नजर आते हैं, और विचलित होना निश्चित बात है, क्योंकि ये तो तय है कि अगर अपोजिशन पार्टीज की जो यूनिटी है वो 2024 के आने वाले चुनाव में कायम रहती है और वो एक साझा कार्यक्रम के तहत चुनाव लड़ते हैं, तो एनडीए के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती वो पेश कर सकते हैं। क्योंकि जो पिछला चुनाव हम करें, 2019 की बात करें या 2014 की बात करें, तो उसमें देखने में आया है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उसमें भारी बिखराव रहा है। कोई एक मतलब समझौता होने का उसमें कोशिश की गई, वो सफल नहीं हुई। और बहुत से राज्यों में जो है, जितने भी राज्यों में जो अपोजिशन के खेमे में जो पार्टियां हैं जिनका वहाँ पे बहुत बड़ा जो है आधार है, उन्होंने ये अपने दम पे चुनाव लड़ा है और साझा तौर पे चुनाव नहीं लड़ा, और जिसका जो लाभ है भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को भी मिला है। तो अगर ये इस समय जो 2024 में चुनाव हो रहे हैं उसमें ये साझा कार्यक्रम, और जैसे अभी बात चल रही है कि एक जहां एनडीए का कैंडिडेट या भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो उसके खिलाफ एक कैंडिडेट अपोजिशन का हो, जो अभी मतलब इतना आसान नहीं लगता। वो बहुत बड़ी एक मतलब बहुत बड़ी चुनौती जो है अपोजिशन पार्टीज के पास रहेंगी। लेकिन उसमें अगर ज़्यादा सीटों पे भी ये हो जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके सहयोगियों के उम्मीदवार हैं, वहाँ पे अगर साझा उम्मीदवार जो है, मैं मानता हूँ कि अगर 2/3 सीटों पे भी भारत में इस तरह हो जाता है तो लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है अपोजिशन पार्टी पेश करेंगे। तो ये तो मतलब रही जो आपने बात की कि जो कितनी बड़ी चुनौती आप इसको मानते हैं। दूसरी बात रही कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें आपसी जो है काफ़ी जो है अब उठापटक भी नज़र आएगी, और ये निश्चित है, क्योंकि जो जितने मजबूत एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो जितनी मजबूत सरकार रहेगी तो जो उसके विरोध में पार्टी के अंदर और पार्टी के जो लोग हैं वो चुप रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस समय कुछ करके जो है वो ज़्यादा फायदा नहीं होता है, बल्कि जो है नुकसान ही होता है। लेकिन जैसे जैसे जो है ये सामने आएगा चुनाव में कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके सामने बहुत बड़ी जो है चुनौती अपोजिशन पार्टीज कर रही हैं, तो जो उस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में जो है जो एज पे बैठे हुए लोग हैं वो निश्चित तौर पे अपनी जो है बात उठाएंगे, अपने समीकरण नए बनाएंगे। और जिस तरह से आपने जो विजय राजे सिंधिया है उनकी आपने बात की कि वो राजस्थान में जो है, ये तय है कि राजस्थान में जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से विजय राजे सिंधिया बहुत समय से जो है वसुंधरा राजे सिंधिया वो उनसे जो है प्रसन्न नहीं है, और मतलब उन्होंने जो अपनी नाराजगी एक नहीं कई बार जो है उसको
पब्लिक में भी किया है, अखबारों में भी उसके आगे बातें आती रही हैं। और जो अब जो है उनको शायद ये एक ही नहीं बल्कि और बहुत से नेता हैं कि उनको अब लगेगा कि अब मौका आया है कि जो अपनी बात वो मुखर होकर कह पाएं, और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है या जो उनका विरोध है उसको रजिस्टर नहीं किया जा रहा है, तो अब उनके पास मौका आएगा। और मेरा मानना ऐसा है कि अगर जितनी अपोजिशन पार्टियां मजबूत होगी, उनका चैलेंज मजबूत होगा, तो इस तरह के जो स्वर है और मुखर होंगे। जी जी बोला साहब।